जादुई घाटी का रहस्य और नन्हे दोस्त। गर्मी की छुट्टियां थीं और आर्यन तथा रिया अपने दादा दादी के गांव आए हुए थे। गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बारे में बड़े कहते थे कि वहां अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और शाम होते ही कोई वहां नहीं जाता। 8 साल का आर्यन बहुत बहादुर और खोजी था और 7 साल की रिया कल्पनाओं की दुनिया में खोई रहती थी। उन्हें गांव में खेलना तो पसंद था, पर उनके मन में उस जंगल का रहस्य जानने की गहरी इच्छा थी। एक धूप वाले दिन जब सब दोपहर की नींद ले रहे थे, आर्यन ने रिया को फुसफुसाते हुए कहा, रिया, आज जंगल के उस कोने में चलते हैं जहां से हमेशा धीमी धीमी धुन सुनाई देती है। शायद वहां कोई छिपा हुआ झरना हो। रिया की आंखें चमक उठीं। हाँ हाँ, पर मम्मी पापा को पता चला तो डांट पड़ेगी। आर्यन मुस्कुराया, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। बस थोड़ी देर के लिए दोनों ने चुपके से अपने छोटे छोटे बैग लिए जिनमें पानी की बोतलें और कुछ बिस्कुट थे, और जंगल की ओर निकल पड़े। पेड़ों की घनी छाव में वे आगे बढ़ते गए। जंगल में हवा की सरसराहट और पत्तों की खुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। जंगल के अंदर वे एक ऐसे रास्ते पर पहुंचे जहां पहले कभी नहीं गए थे। यह रास्ता पेड़ों की जड़ों से ढका हुआ था और उस पर अजीबोगरीली हरी भरी काई जमी हुई थी। अचानक एक चमकती हुई बैंगनी तितली उनके सामने से उड़ती हुई गई। देखो आर्यन, कितनी सुंदर तितली है, रिया ने उत्साह से कहा। तितली थोड़ी दूर उड़ी और फिर एक पेड़ के पीछे गायब हो गई। आर्यन और रिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। चलो इसका पीछा करते हैं, आर्यन ने कहा। वे तितली के पीछे पीछे चलने लगे। तितली उन्हें एक चट्टान के पास ले गई जहां एक छोटी सी दरार थी। दरार में से हल्की सी रोशनी आ रही थी और फूलों की मनमोहक खुशबू आ रही थी। दरार से होकर वे एक ऐसी जगह पहुंचे जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। यह एक छिपी हुई घाटी थी। पूरी घाटी चमकते हुए फूलों, रंगीन पेड़ों और इंद्रधनुषी पत्तों से भरी थी। हवा में हल्की हल्की धुन बज रही थी और छोटे छोटे जीव जंतु चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक नीला खरगोश गुलाबी फूलों से खेल रहा था और एक सुनहरी चिड़िया हवा में गाना गा रही थी। यह सचमुच जादुई जगह थी। घाटी के बीच में एक बहुत बड़ा चमकता हुआ फूल था जो पूरे वातावरण को अपनी रोशनी से भर रहा था। यह जीवन फूल था। अचानक एक पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर से एक विशाल उल्लू, जिसकी आंखें तारों जैसी चमक रही थीं, नीचे आया। स्वागत है छोटे इंसानों, उल्लू ने गहरी आवाज में कहा। आर्यन और रिया डरकर एक दूसरे से चिपक गए। डरो मत बच्चों, मैं ज्ञानू उल्लू हूं, इस घाटी का संरक्षक, उल्लू ने प्यार से कहा। तुम यहां तक कैसे पहुंचे? आर्यन ने हिम्मत करके कहा। हम उस चमकती तितली का पीछा करते हुए आए। यह जगह तो बहुत सुंदर है, पर यहाँ कुछ उदासी सी क्यों है? रिया ने भी देखा कि कुछ जानवर सुस्त लग रहे थे और जीवन फूल की चमक थोड़ी कम लग रही थी। ज्ञानू उल्लू ने उदास होकर कहा, तुमने सही पहचाना छोटी बच्ची, हमारी घाटी का जीवन फूल अपनी चमक खो रहा है। यह फूल हमारी घाटी की सारी जादुई शक्ति का स्रोत है। आर्यन ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ज्ञानू ने एक लंबी सांस ली। कुछ दिन पहले एक अकेला और शरारती बादल भूत जो पहाड़ों के ऊपर रहता है, वह इस फूल से एक चमकता टुकड़ा ले गया। उसे लगा कि यह कोई चमकता खिलौना है। उसे नहीं पता कि बिना उस टुकड़े के यह फूल धीरे धीरे मुरझा रहा है और हमारी घाटी का जादू खत्म हो रहा है। आर्यन और रिया एक दूसरे की ओर देखने लगे। रिया ने कहा, क्या हम कुछ कर सकते हैं ज्ञानू अंकल? ज्ञानू उल्लू ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। तुम बहुत छोटे हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा लगता है। आर्यन ने अपनी मुट्ठी बांध ली। हाँ, हम मदद करना चाहते हैं। हमें बताइए हमें क्या करना होगा? ज्ञानू उल्लू मुस्कुराया। शाबाश, तुम्हें उस बादल भूत के पास जाकर फूल का टुकड़ा वापस लाना होगा। यह आसान नहीं होगा। तुम्हें ऊंचे पहाड़ों पर जाना होगा और रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना होगा। अचानक एक छोटी फुर्तीली गिलहरी, जिसका नाम चिरपी था, पेड़ से नीचे कूदकर आई। मैं भी चलूंगी, मैं रास्तों में तुम्हें गाइड कर सकती हूँ। चिरपी की आंखें उत्साह से चमक रही थीं। ज्ञानू ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। यह रास्ता सिर्फ साहसी दिलों के लिए है। तीनों ने अपनी यात्रा शुरू की। ज्ञानू उल्लू ने उन्हें रास्ता दिखाया। सबसे पहले तुम्हें चमचमाते पत्थरों की भूलभुलिया पार करनी होगी। चिरपी गिलहरी फुर्ती से आगे आगे चल रही थी।
वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां ढेर सारे चमकते हुए पत्थर रखे थे जो एक जटिल भूलभुलैया बना रहे थे। हर पत्थर अलग अलग रंग का था और उनमें से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। आर्यन ने कहा, ओह, यह तो बहुत मुश्किल लग रहा है। रिया ने ध्यान से देखा और कहा, देखो आर्यन, कुछ पत्थरों पर छोटी छोटी नीली चमक है और कुछ पर गुलाबी। मुझे लगता है हमें सिर्फ नीले चमक वाले पत्थरों पर ही चलना है। आर्यन ने उसकी बात मानी और ध्यान से नीले पत्थरों पर पैर रखते हुए आगे बढ़ा। बीच बीच में उन्हें कुछ पत्थरों पर से कूदना पड़ा। एक बार आर्यन लगभग फिसलने वाला था, पर चिरपी ने अपनी पूंछ से उसे पकड़ लिया। इस तरह उन्होंने टीम वर्क से भूलभुलैया को पार कर लिया। भूलभुलैया पार करने के बाद वे एक चौड़ी चमकदार नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी इतना साफ था कि वे नीचे तैरती हुई रंगीन मछलियों को देख सकते थे। लेकिन नदी बहुत चौड़ी थी और उस पर कोई पुल नहीं था। हम इसे कैसे पार करेंगे? रिया ने पूछा। तभी पानी में से एक बहुत बड़ा बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे बाहर आया। वह इतना बड़ा था कि उसकी पीठ एक छोटे से नाव जैसी लग रही थी। नमस्कार छोटे दोस्तों, मैं शांतु कछुआ दादा हूँ, कछुए ने धीरे से कहा। तुम कहाँ जा रहे हो? आर्यन ने पूरी बात बताई। शांतु कछुआ दादा ने कहा, तुम्हें नदी पार करनी होगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उस पार छोड़ दूंगा, पर याद रखना, जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। आर्यन और रिया उसकी पीठ पर बैठ गए। शांतु दादा बहुत धीरे धीरे तैरने लगे। रिया ने कहा, दादा आप इतनी धीमी गति से क्यों चलते हैं? शांतु दादा ने मुस्कुराकर कहा, जो धीरे चलता है वह हमेशा मंजिल तक पहुंचता है। जल्दी में अक्सर चीजें छूट जाती हैं। नदी पार करते हुए उन्हें एक दूसरे से बात करने और शांतु दादा से कई कहानियां सुनने का मौका मिला। नदी पार करने के बाद उन्होंने ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया। यह एक कठिन चढ़ाई थी, लेकिन आर्यन और रिया ने हार नहीं मानी। चिरपी गिलहरी उन्हें छोटे छोटे रास्ते दिखा रही थी। आखिरकार वे एक ऊंची चोटी पर पहुंचे, जहां एक बड़ा गोल और भूरा बादल धीरे धीरे तैर रहा था। यह वही बादल भूत था। वह अकेला था और उदास लग रहा था। उसके पास चमकते हुए फूल का टुकड़ा था, जिसे वह अपने चारों ओर घुमा रहा था। नमस्ते बादल भूत, आर्यन ने आवाज दी। बादल भूत चौंक गया और डरकर थोड़ा पीछे हट गया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उसने एक भारी पर थोड़ी डरी हुई आवाज में पूछा। रिया ने प्यार से कहा, हम आर्यन और रिया हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारे पास जीवन फूल का एक टुकड़ा है। क्या तुम उसे हमें वापस दे सकते हो? वह हमारी जादुई घाटी के लिए बहुत जरूरी है। बादल भूत ने कहा, मैंने तो बस इसे उठाया था। यह बहुत चमक रहा था और मुझे अच्छा लगा। मैं यहाँ हमेशा अकेला रहता हूँ, कोई मुझसे खेलने नहीं आता। आर्यन और रिया समझ गए कि बादल भूत बुरा नहीं है, बस अकेला और उदास है। आर्यन ने कहा, हम समझते हैं, पर उस टुकड़े के बिना हमारी घाटी का सारा जादू खत्म हो जाएगा। वहां के जानवर और फूल सब उदास हो जाएंगे। रिया ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम वह टुकड़ा वापस कर दो तो हम तुमसे दोस्ती कर सकते हैं। हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, तुम अकेले नहीं रहोगे। बादल भूत की बड़ी बड़ी आंखों में हल्की सी चमक आई। सच में तुम मुझसे दोस्ती करोगे? उसने पूछा। आर्यन और रिया ने एक साथ सिर हिलाया। बादल भूत ने खुशी से उस चमकते टुकड़े को आर्यन के हाथ में रख दिया। मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि यह इतना जरूरी है, उसने कहा। आर्यन ने टुकड़ा पकड़ा और उसे धन्यवाद दिया। वे सब मिलकर कुछ देर वहीं पहाड़ों पर खेले। बादल भूत ने अपनी चमक बदल बदलकर बच्चों को खुश किया। फूल का टुकड़ा वापस मिलने के बाद आर्यन, रिया और चिरपी गिलहरी खुशी खुशी वापस घाटी की ओर चल पड़े। इस बार उन्हें रास्ता उतना मुश्किल नहीं लगा। शांतु कछुआ दादा ने उन्हें वापस नदी पार कराई और चिरपी ने उन्हें भूलभुलैया से निकलने का आसान रास्ता दिखाया। जब वे घाटी में वापस पहुंचे तो ज्ञानू उल्लू इंतजार कर रहा था। आर्यन ने फूल का चमकता टुकड़ा जीवन फूल में वापस लगा दिया। जैसे ही टुकड़ा अपनी जगह पर लगा, फूल ने एक तेज सुनहरी चमक छोड़ी और घाटी के चारों ओर फैल गई। सारे उदास जानवर और फूल तुरंत खिल उठे। नीले खरगोश फिर से नाचने लगे, सुनहरी चिड़िया और तेज आवाज में गाने लगीं, और घाटी एक बार फिर खुशियों और जादू से भर गई। सभी जानवर आर्यन और रिया के पास आए और उन्हें घेरा बनाकर खुशी से झूमने लगे।
ज्ञानू उल्लू ने कहा, तुमने कमाल कर